हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है, जिसमें हम समरूप आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अच्छा, जो तार है, जो वायर हम ले रहे हैं, छड़ जिसको हम कह सकते हैं, वो परिमित यानी कि सीमित लंबाई का है, अनंत लंबाई का नहीं है। अनंत लंबाई का हम आगे अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जैसा कि टॉपिक यहाँ नाम लिखा हुआ है, समरूप आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लो हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर है सीमित लंबाई का, ठीक है। ये हमने मान लिया एक वायर है और समरूप आवेशित है, यानी कि इसके ऊपर समान रूप से आवेश डिस्ट्रीब्यूट है। मान लो कि इसके ऊपर कुल आवेश है वो Q है। कुल आवेश कितना है? Q है। और इसका रैखिक आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलाम पर मीटर है। कितनी है? लैम्डा कूलाम पर मीटर। और हमसे कहा गया है कि इसके इस बिंदु O से यहाँ से कोई डिस्टेंस है D, O से, ठीक है। इस बिंदु D पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ से देखिए, ये एंगल हम लें, मान लें इस एंगल को θ1। कितना मान लें? θ1। और यहाँ से हम मान लें इसको θ2। ये एंगल हमने ले लिया। अच्छा, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, जो एंगल लिए जाते हैं वो इस तार के परपेंडिकुलर लिए जाएंगे। ऊपर वाला θ1 है, नीचे वाला θ2 है। हमें इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, जो कि इसके मूल बिंदु O से यहाँ से कितनी दूरी पर है? D दूरी पर। तो इसको कैसे हम सॉल्व करें? क्योंकि जो आवेश है वो इस पर पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, समान रूप से। वो क्या है? ये आवेशित है, समरूप। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक Y दूरी पर, यहाँ से कितनी दूरी पर? Y दूरी पर एंगल थीटा, कितना एंगल ले लें? थीटा एंगल पर एक अल्पांश हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कितनी दूरी पर? Y दूरी पर एक अल्पांश हम लेते हैं dy। तो ये एंगल हो गया अल्पांश d थीटा। कितना एंगल हो गया? d थीटा हो गया। ये डिस्टेंस y हो गई, ये d है, और इसको हमने मान लिया कितना है? r के इक्वल, ठीक है। तो इस अल्पांश भाग के लिए हम आवेश मान प्राप्त करें तो कुल आवेश कितना है? Q है। तो इस भाग का आवेश, जो अल्पांश भाग हमने लिया है, उसका हमने आवेश मान लिया कितना है? dq। कितना है? dq के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं कि ये दूरी है d और ये दूरी हमने ली y, और यहाँ से एंगल हमने लिया थीटा। कितना लिया? थीटा एंगल हमने लिया। यहाँ पर एक अल्पांश हमने लिया जिसके ऊपर आवेश कितना था? dq था, ठीक है। और ये दूरी हम मान ले कितनी है? r। तो यहाँ से ये जो दूरी है वो कितनी मान ले? हम r के इक्वल मान लें कि इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम प्राप्त कर लेंगे। तो टोटल के लिए निकालने के लिए हम उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रल समाकलन कर देंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करें? सबसे पहले dq की वैल्यू निकालें। तो देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, कुल आवेश Q है, और ये दूरी y है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या? Q अपॉन y, ठीक है। अल्पांश भाग, इस अल्पांश भाग की हम बात करें तो इस अल्पांश भाग के लिए कितना है? dy, ठीक है। आवेश कितना है? dq। तो लैम्डा लिखा जा सकता है लैम्डा इक्वल्स टू dq अपॉन dy। तो यहाँ से dq हमारे पास आ गया लैम्डा इंटू dy के इक्वल, यानी कि dq की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। dq इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया है? लैम्डा dy के इक्वल आ गया। यहाँ तक हमारी वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब आगे इसको कैसे हम करते हैं? तो अब देखिए, ये जो dq चार्ज है इसको बिंदु आवेश माना जा सकता है। क्या मान सकते हैं? पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू kq अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? E इक्वल्स टू kq अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, ये पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक हमने मान लिया कि धनात्मक है। तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, ये हो गई। इस अल्पांश भाग के कारण ये DE हो गया। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा के इक्वल। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस अल्पांश भाग के कारण जो हमने यहाँ बना रखा था, उसके कारण यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए DE ये आ गया, ये DE आ गया। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना है? थीटा के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर दो फैक्टर हमें लेने पड़ेंगे। कितने फैक्टर लेने पड़ेंगे? दो फैक्टर। कौन कौन से? इसके घटक हम लेंगे, तो घटक लेंगे, एक तो इधर घटक आएगा और एक नीचे आएगा। इधर जो घटक आएगा उसको मैंने कह दिया ई परपेंडिकुलर, और इधर जो आएगा उसको हमने कह दिया ई पैरेलल, यानी कि समांतर। ई पैरेलल का मतलब इस वायर के क्या है? समांतर है, पैरेलल है। और ई परपेंडिकुलर लंबवत का मतलब इस वायर के परपेंडिकुलर लंबवत हो गई। यानी कि इधर तो E1 आ गया और इधर क्या आ जाएगा? ई पैरेलल आ जाएगा। ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है ई परपेंडिकुलर कितना है, ई पैरेलल कितना है। तो यहाँ पर ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हम निकालें तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? इधर कंपोनेंट आ जाएगा डी ई कोस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? डी ई कितना आ जाएगा? डी ई साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इधर तो वैल्यू आ गई डी ई साइन थीटा, और इधर क्या आ गई? डी ई कोस थीटा, यानी कि इसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी का तो ये पार्ट हमने लिया था। तो यानी कि इस वायर के लंबवत तो ये आ गया और समांतर में ये आ गया। ठीक है। अब हमें टोटल निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि लंबवत दिशा में कितनी है और इसके समांतर दिशा में कितनी है। तो हम क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रल कर देंगे। इस पोर्शन का क्या कर दिया जाएगा? इंटीग्रल। तो यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आया है रिजल्ट? देखिए, ई परपेंडिकुलर हमारे पास, इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ई परपेंडिकुलर आया डी ई कोस थीटा, ये आ गया। ठीक है। अब हमें कैसे इसको सोल्व करना है? देखिए, टोटल के लिए निकालना है, टोटल के लिए वैल्यू निकालनी है। तो टोटल के लिए कैसे करें? तो ई परपेंडिकुलर निकालना है कुल, तो ई परपेंडिकुलर निकाला जाएगा इंटीग्रल डी ई कोस थीटा। क्या आ जाएगा? डी ई कोस थीटा, क्योंकि ये जो मान आया है वो इस अल्पांश भाग के कारण है। ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, सभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोटे छोटे अल्पांश भाग हम ले सकते हैं। तो टोटल के लिए निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा। ठीक है। ऊपर के लिए θ1 है एंगल और नीचे वाले के लिए θ2। तो देखिए, जो θ1 है वो इसके ऊपर है और θ2 नीचे है। तो लिमिट हम कहाँ से लेंगे? θ2 से θ1। लेकिन जो θ2 है वो O के नीचे है, तो यहाँ लिमिट आएगी -θ2 से θ1, ये आ जाएगी। अब हमें डी ई की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? डी ई। जो डी ई किसके कारण थी? इस अल्पांश भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अल्पांश भाग बिंदु आवेश के कारण अभी लिखा था क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से डी ई निकाले हम। क्या निकालें? डी ई। तो डी ई क्या आएगा? देखिए, डी ई इक्वस टू के तो कांस्टेंट हो गया। अच्छा, आवेश कितना है इस अल्पांश भाग का? डी क्यू, तो डी क्यू हो गया। अपॉन में डिस्टेंस कितनी है इसकी? ये आर मान रखी है, तो ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब देखिए डी क्यू कितना हमारे पास, डी क्यू की वैल्यू पहले ही हमने सोल्व कर रखी थी, लैम्डा डी वाई। ये वैल्यू रखेंगे तो डी ई कितना आएगा? डी ई आएगा के इंटू लैम्डा डी वाई अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर किसके इक्वल होने वाला वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। ठीक है। तो इस ट्राइंगल में मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं। किसकी वैल्यू निकालूं? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? y, तो y और आधार कितना है? d, ये आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? d tan थीटा, ये आ गया। ये वैल्यू मैं यहां रख दूं, सॉरी, अब आगे हम करें तो y की वैल्यू हमें मिल गई। हमें r चाहिए, तो r देखिए, ये y है, ये d है, तो r कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, y की वैल्यू कितनी है? डी टेन थीटा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। किसकी वैल्यू रख दी हमने? y की वैल्यू, और y का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? इन दोनों में डी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो आ गया डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि r की वैल्यू हमारे पास आई, यहाँ लिख देता हूँ, r इक्वल टू आया हमारे पास डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और y की वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ लिख देता हूँ, y इक्वल टू आया हमारे पास डी टेन थीटा के इक्वल, ये आ गया। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ जो हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई किस किस की? y की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। y की वैल्यू ये रही, r की वैल्यू ये रही।
ठीक है। यहाँ से अब देखिए मैं इसका dy निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, dy हमें चाहिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा d tan थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्यों हमें आवश्यकता पड़ेगी अभी बताते हैं। तो यहाँ से देखिए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, के लैम्डा। dy चाहिए हमें, क्या चाहिए, dy। क्यों चाहिए, क्योंकि r की वैल्यू हम रखेंगे तो वो थीटा की टर्म में आएगी, और dy है वो भी वेरिएबल है तो वो भी हमें थीटा की टर्म में लिखना है। तो यहाँ से dy की वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे, सॉरी ये था आर स्क्वायर के इक्वल, किसके इक्वल था ये, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू रखेंगे तो आएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये एक डी इस डी से कैंसिल हो गया। तो डी ई की वैल्यू हमारे पास आ गई है, डी ई आया हमारे पास के इंटू लैम्डा इंटू डी थीटा अपॉन में डी, ये आ गया। ठीक है, ये डी ई की वैल्यू यहां रख दें तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर कितना आएगा देखिए, तो यहां से अब इसको यहां ये रफ कर देते हैं क्योंकि डी ई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, देखिए ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आ गया लिमिट -θ2 से +θ1 डी ई कितना है हमारे पास, के लैम्डा डी थीटा अपॉन डी इंटू में क्या है, कोस थीटा, तो इंटू में कोस थीटा, ये आ गया। ठीक है, डी ई हमें चाहिएगा बाद में भी, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, के लैम्डा डी थीटा अपॉन डी। अब मैं इसको रफ कर दूँ, तो यहाँ से इसको रफ कर। तो अब इसका इंटीग्रल हम देखिए, के लैम्डा डी तीनों कांस्टेंट है किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, ई परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया के लैम्डा अपॉन डी बाहर आ गया, इंटीग्रल -θ2 से θ1 कोस थीटा इंटू में डी थीटा। और कोस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल। तो ई परपेंडिकुलर हमारे पास आया के लैम्डा अपॉन में डी, और इसका आ जाएगा साइन थीटा, और लिमिट क्या है, θ1 -θ2, ये लिमिट है। अब ये लिमिट हमें यहाँ यूज करनी है, तो यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि वायर के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आएगी, तो ये हमारे पास आएगा ई परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन में डी। पहले हमें अपर लिमिट ऊपर वाली लिमिट रखनी है, तो ये आ जाएगा साइन θ1, फिर माइनस साइन आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन, माइनस फिर क्या लिखा जाएगा, साइन θ2। तो साइन θ2 क्या है, माइनस में है तो -θ2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया के लैम्डा अपॉन में डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। यानी कि इस वायर के कारण जो सीमित लंबाई का हमारे पास तार था, ठीक है, उसके कारण इसके लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई परपेंडिकुलर, उसका मान ये आया हमारे पास, कितना है, के लैम्डा अपॉन डी साइन θ1 प्लस साइन θ2 के इक्वल। यानी कि यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ कि ई परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया है, ई परपेंडिकुलर आया है के लैम्डा अपॉन डी इंटू में साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि इस वायर के लंबवत दिशा में ये मान आ गया। अब क्या बच गया, ई पैरेलल बच गया, इसके समांतर। ई पैरेलल क्या है, डी ई साइन थीटा, क्या है, डी ई साइन थीटा। तो इसको कैसे हम सोल्व करते हैं देखिए, तो ई पैरेलल समांतर, समांतर में क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए ई पैरेलल के लिए हमें क्या करना है, ये जो माना है वो इस अल्पांश भाग के कारण है, किसके कारण है, अल्पांश भाग के कारण। तो टोटल के लिए हमें निकालना है, तो ई पैरेलल इक्वल्स टू आ जाएगा डी ई साइन थीटा, ये आ गया। ये आया हमारा किसके कारण, इस अल्पांश भाग के कारण। ये जो अल्पांश भाग हमने लिया जिस पे आवेश डी क्यू हमने माना, ठीक है, और थिकनेस या मोटाई हमने डी वाई मानी, उसके कारण ई समांतर यानी कि इसके समांतर इस प्रकार से जो समांतर दिशा उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये। लेकिन हमें तो इस पूरे वायर के कारण निकालना है, तो इसका क्या कर दें, लिमिट लगा करके इंटीग्रल कर दें। अब लिमिट कहाँ से लगानी है,
थीटा 2 से थीटा 1, थीटा 2 नीचे है तो इससे भी माइनस आ जाएगा, ये प्लस, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल करेंगे इसका माइनस थीटा 2 से थीटा 1। ठीक है, अब हमें डी ई की वैल्यू यहाँ रखनी है, और डी ई ये हमने पहले ही सोल्व कर लिया था, कितना है, के लैम्डा डी थीटा अपॉन डी, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ई पैरेलल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रल माइनस थीटा 2 से थीटा 1, और डी ई ये है लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर के लैम्डा अपॉन में डी थीटा इंटू में क्या आ गया, साइन थीटा, ये आ गया। अब देखिए ये सभी के लैम्डा डी कांस्टेंट, इनको बाहर ले ले, ठीक है, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में सभी क्या है, कांस्टेंट, तो ई पैरेलल, ई समांतर क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन में डी इंटीग्रल माइनस थीटा 2 से थीटा 1 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रल समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो ये लिखा जाएगा ई पैरेलल इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन में डी, ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा 2 और माइनस थीटा 2 से थीटा 1 इसकी लिमिट। अब हमें सॉरी यहाँ पर थीटा आएगा, कोस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रल समाकलन माइनस कोस थीटा, ये लिमिट हमें यहाँ रखनी है, तो लिमिट रखेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। अब हमें लिमिट यहाँ पर रखनी है और इसके समांतर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी, तो क्या आएगा, ई समांतर इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन में डी, पहले ये रखें तो क्या आएगा, माइनस कोस थीटा 1, ये आ गया। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, फिर कोस माइनस थीटा 2, और कोस माइनस थीटा 2 को कोस थीटा लिख सकते हैं प्लस के साथ, तो ई पैरेलल क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन में डी, तो यह आ जाएगा माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2, तो ये हमारे पास आया ई पैरेलल, ई समांतर के लैम्डा अपॉन में डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो इस प्रकार से इस चालक तार के कारण, जो समरूप आवेशिक चालक तार है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो घटकों के रूप में हमें प्राप्त हुई, यानी कि ये जो तार था, जो वायर था, सीमित समरूप था, आवेशित था, चालक तार था, या इसको छड़ हम कहें, बिल्कुल पतली, ठीक है, उसके कारण, यानी कि अनंत लंबाई का नहीं है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली, एक तो लंबवत दिशा में और एक इस तार के समांतर दिशा में। लंबवत दिशा में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ रहा है के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आ गया। ठीक है, और समांतर, इसके समांतर, ये समांतर चल रहा है, देखो ये वायर जो है, ये वायर और ये एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर, और समांतर में हमारे पास आया ई समांतर बराबर के लैम्डा अपॉन डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब हमसे जो भी वो पूछ रहा है, मान लो लंबवत दिशा में हमसे पूछ रहा है, तो इस का उपयोग हमें करना है, यदि समांतर पूछ रहा है तो इसका हमें यूज करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो वायर है वो कैसा है, सीमित लंबाई का है। कैसी लंबाई का है, सीमित। अनंत लंबाई का होगा तो उसके लिए यही रिजल्ट क्या होने वाला है, वो हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यदि तार के लंबवत दिशा में पूछा जा रहा है तो इसका यूज करेंगे, और तार के समांतर दिशा में पूछा जाए तो इसका हमें यूज करना है। अच्छा, यदि आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर निकलेगी, और यदि ऋणात्मक आवेश है तो अंदर की ओर, यानी कि इनका जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव है तो बाहर और नेगेटिव होगा तो वो अंदर की ओर हो जाएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश की दिशा के कारण हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक आवेश के कारण बाहर होती है और ऋणात्मक आवेश के कारण अंदर की ओर होती है, ये हमें ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसमें ये है कि जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर हमने थीटा 1 और थीटा 2 वैल्यू जो ली है, उसमें देखिए थीटा 2 पहले से ही नेगेटिव लेकर के चल रहे थे। जब इंटीग्रल किया था तो हमने लिमिट रखी थी माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, यही रखी थी, माइनस थीटा 2 और ये प्लस में थीटा 1। तो जब फॉर्मूला हमारा आए और हमसे पूछ लिया जाए कि मान लो ऐसा क्वेश्चन हमें दिया गया है, जैसे उसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा वो आपको बताना है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं।
कि कैसे इसको सॉल्व करना है। मान लो हमें इसमें पूछा गया कि ये एक सीमित लंबाई का वायर है और यहाँ से ये डिस्टेंस हमें दे रखी है d, ठीक है। ये एंगल हमें दे रखा 30 डिग्री का और ये एंगल हमें दे रखा 60 डिग्री का, ठीक है। इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, ठीक है। और ये दूरी d हो गई, ये दूरी r जो भी हमें लेना है। तो अब हमें सॉल्व करना है इसको, तो जो एंगल 30 डिग्री हम लेंगे, ठीक है, वो ध्यान रखना माइनस में नहीं लेना, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जीरो है तो जीरो के नीचे ये एंगल नेगेटिव में जाएगा, तो नेगेटिव नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसमें नेगेटिव साइन यूज कर रखा है। तो हमें जो यूज करना है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये θ2 के इक्वल हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, θ1 के इक्वल। तो इस फॉर्मूले में यदि E परपेंडिकुलर, E लंबवत निकालना है तो θ1 की वैल्यू 60 रख देंगे, θ2 की वैल्यू कितनी रख देंगे, 30 डिग्री। ऐसे ही इसमें हमें रखना है, तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। तो हमें नेगेटिव साइन यहाँ यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में हम पहले से ही नेगेटिव साइन ले चुके, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि जो भी हमें यहाँ पर डिस्टेंस हमने ली d, क्या ली हमने, डिस्टेंस d ली। अब ये जो डिस्टेंस है वो इस वायर के परपेंडिकुलर ली है, लंबवत ली है। यदि हमें ऐसा कहा जाए कि मान लो कि ये पोजीशन है इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, और ये एंगल हमें दे दिया जैसे 30 डिग्री, कितना दे दिया, 30 डिग्री, और यहाँ से एंगल दे रखा है ये भी 30 डिग्री है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है a, ये क्या दे रखी है, a दे रखी है। तो अब हमें एक a या कहो इसको d कहो, जो हम यहाँ पर ये ले रहे हैं, तो यहाँ पर d ये नहीं रखा जाएगा। अब क्यों? क्योंकि जो d लेनी है वो परपेंडिकुलर लेनी है, हमें क्या लेनी है, परपेंडिकुलर। तो इस चीज का 2-3 चीजें हैं वो हमें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जब हम अनंत लंबाई का चालक तार लेंगे तो उसके कारण यही जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से चेंज होगा, उसके लिए जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि अनंत लंबाई का जब हम लेंगे θ1 और θ2 दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। कैसे होंगे, उसके लिए हम अगले लेक्चर में कंप्लीट उसको करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा यही लेक्चर था जिसमें हमने समरूप आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया और उसमें ई लंबवत और ई समांतर घटक कैसे हमने निकाले उसको हमने यहाँ पर प्रूफ किया कि ये वैल्यू लंबवत के लिए और ये समांतर के लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।